हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बीए में जिसका भी सेमेस्टर 2 में इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, उसका जो मेजर पेपर है, ठीक है, उस मेजर पेपर का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे बाहर क्वेश्चन आपका एक भी नहीं जाएगा। चाहे आप गेस्ट पेपर भी पढ़ लीजिए या इसको पढ़ लीजिए, आप गेस्ट पेपर से ज़्यादा ही ये मैच करेगा, ये बात कन्फर्म है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और यदि किसी दूसरे पेपर का आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पढ़ना क्या है, इसमें हम लोगों को टोटल 4 यूनिट पढ़ने हैं और इन चारों यूनिट से हम लोग 15 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें से जो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय के मापन की विभिन्न विधियों का वर्णन करना है। तो राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं? किसी भी देश के अंदर जो अंतिम वस्तु होती है या अंतिम सेवा होती है, उसका जो कुल मौद्रिक मूल्य होता है, ठीक है, उसका जो मूल्य होता है, उसी मूल्य को उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का जो अर्थ है, एक वर्ष में देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य जो है वो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। यह सकल घरेलू उत्पादन का मौद्रिक रूप होता है। ये सकल घरेलू उत्पाद को भी इसी को कहा जाता है। आगे देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। अगला देखते हैं कि इसका जो मापने का विधि है, उसमें से एक विधि आपका क्या है? उत्पादन विधि। किस विधि के द्वारा इसको माप सकते हैं? उत्पादन विधि के द्वारा। तो इस विधि में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य को क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। केवल अंतिम वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है, ये बात याद रखिएगा, नहीं तो दोहरी गणना का समस्या उत्पन्न हो जाएगा। इस बात को भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे गेहूं, कपड़ा, जूते, मकान इत्यादि। इसके अलावा जो मापने का एक और विधि है, उस विधि को क्या कहते हैं? आय विधि। ठीक है, इसमें सभी आय को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। जैसे मजदूरी को भी, किराया को भी, ब्याज को भी, सभी आय को क्या किया जाता है? लाभ को भी क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा पढ़ेंगे हम लोग क्या? व्यय विधि। तो व्यय विधि में क्या करते हैं? इस विधि में जो अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए कुल व्यय को क्या कर देते हैं? जितना भी खर्च करते हैं, सभी खर्च को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। इसी को भी हम लोग क्या कहते हैं? व्यय विधि। इसके अलावा राष्ट्रीय आय का महत्व क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का जो महत्व है वो क्या काम करता है? तो राष्ट्रीय आय जो है वो आर्थिक विकास को का पता करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करवाता है। योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है। इससे जीवन स्तर और जनगणना, जन कल्याण का अनुमान लगाया जा सकता है। विभिन्न देशों से इसकी तुलना की जा सकती है राष्ट्रीय आय से, कि अमेरिका का राष्ट्रीय आय कितना है, चीन का कितना है, जापान का कितना है। मापन में सावधानियां क्या क्या बरतना चाहिए हम लोग को अगर राष्ट्रीय आय को माप रहे तो इसमें से केवल 1 वर्ष की अवधि ली जाती है। सिर्फ 1 साल का ही मापते हैं एक बार में हम लोग। केवल अंतिम वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। समान वस्तुओं का मूल्य समान वर्ष के मूल्यों पर ही लिया जाता है। देश की भौगोलिक सीमा निश्चित की जाती है कि यहाँ से यहाँ तक ही हमको राष्ट्रीय आय को क्या करना है? मापना है। अगला देखिए, राष्ट्रीय आय की उपयोगिता। राष्ट्रीय आय की जो उपयोगिता है, अर्थव्यवस्था के सामने आकार का अनुमान लगा सकते हैं हम लोग, कर का निर्धारण कर सकते हैं, टैक्स का, ठीक है, बजट निर्माण कर सकते हैं, आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायता मिलती है इससे हम लोगों को, ठीक है। इसके अलावा बेरोजगारी और आर्थिक असमानता के अध्ययन में भी ये उपयोगी होता है। निष्कर्ष एक बार देख लीजिएगा, वही चीज़ों को निष्कर्ष में लिखा गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय आय के विभिन्न माप, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी, व्यक्तिगत आय एवं प्रयोज्य आय की व्याख्या करना है। तो राष्ट्रीय आय तो हम लोग पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय आय क्या है? तो किसी भी देश में एक वर्ष के अंदर, ठीक है, जो भी अंतिम वस्तु का मूल्य होगा वही मूल्य का क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगा। और इसका जो माप इस प्रकार है कि जीडीपी, जीएनपी, तो इसके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित जो अंतिम वस्तु एवं सेवा होती है, उसका कुल बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें देश के नागरिकों एवं विदेशियों द्वारा उत्पन्न सभी आय को शामिल किया जाता है। इसके अलावा जीएनपी का देखेंगे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या है? इसमें जो है किसी देश के नागरिकों द्वारा देश के भीतर एवं विदेशों में एक निश्चित अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अगला देखेंगे
शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है? एनडीपी। तो जो सकल घरेलू उत्पाद में, जब सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास को घटाने पर जो आय प्राप्त होती है उसे शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह देश में एक वर्ष में उत्पादन से प्राप्त वास्तविक आय को ही क्या करता है? दर्शाता है। अगला देखेंगे एनएनपी। एनएनपी जो होता है उसको कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, शुद्ध सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास को घटाने पर जो आय प्राप्त होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। व्यक्तिगत आय क्या होता है? यह व्यक्तिगत मतलब प्रत्येक व्यक्ति की आय। ठीक है, जो सभी व्यक्तियों को उनके द्वारा प्रदान किए गए कारकों सेवाओं के बदले प्राप्त होती है, जैसे वेतन, मजदूरी, तो वैसे आय को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत आय कहा जाता है। प्रयोज्य आय क्या होता है? तो यह व्यक्तिगत आय में से प्रत्यक्ष करों तथा अन्य अनिवार्य भुगतानों को घटाने के बाद शेष रहने वाली आय को क्या कहा जाता है? जिसे वाली आय को क्या कहते हैं? प्रयोज्य आय कहते हैं, जिससे व्यक्ति अपने उपयोग और बचत के लिए स्वतंत्र रूप से उपयोग में ला सकता है। मतलब जैसे कोई आदमी ज़्यादा कमा रहा है तो उसका टैक्स वगैरह कट करके जो भी आय बचता है वही आय क्या कहलाता है? प्रयोज्य आय कहलाता है। आगे देखिए 3 नंबर प्रश्न, आय के चक्रीय प्रवाह या 2 क्षेत्रीय या 3 क्षेत्रीय एवं 4 क्षेत्रीय मॉडल के चित्र को सहित समझाना है। तो आप समझिए, पहले किसी अर्थव्यवस्था में आय एवं व्यय का जो प्रवाह है वो निरंतर चक्र के रूप में क्या होते रहता है? चलते रहता है। ठीक है, यह प्रवाह विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है, के बीच यह प्रवाह को आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। इसे 3 प्रकार के मॉडल द्वारा समझाया जा सकता है, 2 क्षेत्रीय मॉडल, 3 क्षेत्रीय मॉडल और 4 क्षेत्रीय मॉडल। तो एक ही मॉडल समझिए, बाकी सब आपको एक ही जैसा समझने में लगेगा। जैसे हम बताते हैं कि इस मॉडल में केवल 2 क्षेत्र है, परिवार और क्या? फर्म। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए परिवार में काम करता है तो वहाँ पर उसको क्या प्राप्त होगा? वहाँ से उसको वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या प्राप्त होगा? आय प्राप्त होगा। और वही पैसा वो क्या करेगा? मान लीजिए उस फैक्ट्री में कोई सामान बन रहा है, उसी सामान को खरीदने में लगा दिया, तो फिर वो पैसा किसके पास चला गया? फैक्ट्री के पास चला गया, फर्म के पास चला गया। यानी आप जो पैसा खर्च किए वो उसके लिए आय बन गया, और वो जब आपको वेतन के रूप में पैसा दिया तो वो उसके लिए क्या बन गया? खर्च बन गया, और आपके लिए क्या बन गया? आय बन गया। इसका मतलब ये जो पैसा है ये आय और व्यय के रूप में चलते रहता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं चक्रीय प्रवाह। 3 क्षेत्र वाला में 3 चीज़ें होगा, परिवार, सरकार और फर्म। ठीक है, 4 वाला में 4 गो होगा, सेम वही चीज़ें हैं। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ये बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 4था नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय आय के मापन में आने वाली कठिनाइयों का विस्तार पूर्वक जो है वर्णन करना है। तो राष्ट्रीय आय को जब मापते हैं तो बहुत तरह का कठिनाई देखने को मिलता है। ठीक है, क्या क्या कठिनाई देखने को मिलता है पहले देखते हैं। सबसे पहला जो है वो उचित परिभाषा एवं दायरा निर्धारित करने में कठिनाई होती है कि इसका परिभाषा कैसे करेंगे, इसका दायरा निर्धारित कैसे करेंगे, कहाँ से कहाँ तक इसको मापना है। ठीक है, दूसरा जो है अपूर्ण आंकड़ों की उपलब्धता। अगर आंकड़ा पूर्ण रूप से आपके पास नहीं है तो आप सही से अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, सही से कंफर्म नहीं बता पाएंगे कि राष्ट्रीय आय कितना होगा, कम होगा और कितना ज़्यादा होगा। तीसरा बात कि दोहराव की समस्या। अगर एक ही मूल्य को 2 बार हम लोग जोड़ लेते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग दोहराव की समस्या। और अगर किसी आय को 2 बार जोड़ लेंगे तो राष्ट्रीय आय ज़्यादा शो करने लगेगा। तो ये भी एक समस्या होता है कि हम लोगों को किसी वस्तु को, अगर समान वस्तु है तो उसका सिर्फ अंतिम वस्तु को ही हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। गुणवत्ता का मूल्यांकन कठिन करना। गुण के आधार पर भी इसका देखना है कि उसका जो सेवा है उसका गुणों में अंतर देखा जाता है। गुणवत्ता को मूल्य में बदलाव कठिन, और विशेषकर शिक्षा जैसे सेवाओं में, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सेवाओं में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा गैर बाजार सेवाओं का मापन, ऐसी सेवाएं जो बाजार में नहीं बिकती है। ठीक है, अगर वो सामान नहीं बिकता है तो उसका हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल कैसे करेंगे? फिर मूल्य निर्धारण में कठिनाई होती है बहुत ज़्यादा कि उसका सही से दाम, रेट और किस प्रकार से उसको फिक्स किया जाए। छाया अर्थव्यवस्था, जैसे टैक्स चोरी हो गया, अवैध उत्पादन से लेन देन का कारण हो गया, तो उन सभी पैसे को हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कर पाते हैं। समय अंतराल का समस्या हो गया। ये बहुत सारा टॉपिक हम बता दिए। ठीक है, और जिनको भी ये PDF चाहिए वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कीजिएगा 8847857017। ठीक है, ये PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बदले में आपसे बस इतना ही सपोर्ट चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं कि रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत का व्याख्या करना है तथा उसका आलोचना करना है। तो समझिए, जो रोजगार का शास्त्रीय सिद्धांत है, इस सिद्धांत को का प्रतिपादन किसने दिया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसको समझते हैं। तो जो शास्त्रीय अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य पूर्ण रोजगार एवं आर्थिक स्थिरता को प्रदान करता है। ठीक है, जो शास्त्रीय अर्थशास्त्र है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रोजगार को पूर्ण रूप से प्राप्त करना एवं आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करना। और इसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? जेबी से नामक अर्थशास्त्री ने किया था। आगे देखिए, रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रमुख जो तत्व हैं, प्रमुख तत्व में से पहला तत्व क्या है आपका? लेस फेयर नीति। ठीक है। दूसरा जो प्रमुख सिद्धांत है वह है वेतन एवं कीमतों के लचीलेपन की मान्यता। तीसरा जो है बाजार की स्वयं संतुलन शक्ति। चौथा है जेबीसी का नियम। पांचवा क्या है? बचत और निवेश की समानता। इसके अलावा रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत का कार्य प्रणाली कैसा होता है? इसका जो कार्य प्रणाली है वो आपका कैसे करता है कि यदि किसी कारणवश बेरोजगारी उत्पन्न हो जाता है तो मजदूरी का दर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इससे उत्पादन का लागत भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और वस्तुओं के दाम भी क्या हो सकते हैं? कम हो सकते हैं। और दाम कम होने से वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी और परिणाम स्वरूप फिर से उस वस्तु का क्या हो जाएगा? उत्पादन बढ़ जाएगा। और श्रम की मांग बढ़ने से पूर्ण रोजगार की स्थिति भी क्या हो जाएगी? बन जाएगी। ठीक है। इसके अलावा रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत का आलोचना भी किया। और आलोचना किसके आधार पर किया? तो अव्यावहारिक मान्यताएं दिया गया इसको। जेबीसी का जो नियम है उसमें त्रुटि बताया गया। बचत एवं निवेश की समानता को बताया गया। पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं है यहाँ पर। प्रभावी मांग की उपेक्षा की गई। सरकारी हस्तक्षेप का भी उपेक्षा किया गया। इसके अलावा निष्कर्ष आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वैसी चीज का निष्कर्ष लिखा है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, कीन्स के प्रभावी मांग का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इफेक्टिव डिमांड का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो जब महामंदी आया था, महामंदी के दौर में पारंपरिक सिद्धांत का यह मानना था, ठीक है, जो पारंपरिक सिद्धांत है उन लोगों का मानना था कि पूर्ण रोजगार स्वतः जो है वो स्थापित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मजदूरी लचीली होती है और बचत जो होता है वो बराबर होता है किसका? निवेश के सिद्धांत का, हमेशा लागू रहता है। परंतु कीन्स ने इस धारणा को अस्वीकार कर दिया और कहा कि रोजगार का स्तर समग्र मांग पर निर्भर करता है। मतलब रोजगार इस बात पर निर्भर करता है कि किसी वस्तु का मांग जो है वो कितना हो रहा है, न कि केवल मजदूरी के लचीलेपन। यानी मजदूरी अगर घट रहा है या बढ़ रहा है तो उसके आधार पर रोजगार उत्पन्न नहीं होगा। आगे देखिए, प्रभावी मांग का अर्थ क्या होता है? प्रभावी मांग का अर्थ होता है कि अगर किसी वस्तु का मांग हम लोग ज़्यादा करेंगे, किसी वस्तु का डिमांड ज़्यादा करेंगे तो वैसे मांग को हम लोग क्या कहेंगे? प्रभावी मांग कहेंगे। और प्रभावी मांग अगर होगा तो उसका उत्पादन भी ज़्यादा होगा। और अगर उत्पादन ज़्यादा होगा तो उत्पादन होने से लोगों में रोजगार का जो समानता है वो क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ जाएगा, स्तर बढ़ जाएगा। प्रभावी मांग का घटक क्या क्या है? तो प्रभावी मांग तभी होगा जब उपभोग व्यय आदि परिवारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय जो है वो ज़्यादा होगा। निवेश व्यय, यदि व्यावसायिक द्वारा पूंजीगत वस्तुओं में उत्पादन हेतु किया गया व्यय ज़्यादा होगा। या सरकारी व्यय, ये 3 चीज़ों पर क्या होगा? 3 चीज़ें जो है वो प्रभावी मांग का घटक है। अगला देखिए, कीन्स के प्रभावी मांग के सिद्धांत की मूल मान्यताएं क्या है? तो मजदूरी और कीमतें अल्पकाल में स्थिर होती है। ठीक है, ये ज़्यादा दिनों तक रहता नहीं है। बचत और निवेश की समानता स्वतः स्थापित नहीं होता है, इसको स्थापित करना पड़ता है। आर्थिक अर्थव्यवस्था में अपूर्ण प्रतियोगिता होती है। ये सब देख लीजिएगा। सिद्धांत का व्याख्या भी किया गया है। प्रभावी मांग का सिद्धांत का महत्व भी किया गया है। ठीक, अगर 4-5 टॉपिक याद रखिएगा तो इसको आराम से जोड़ जाड़ के क्या कर लीजिएगा? लिख लीजिएगा 10 मार्क्स के लिए। इसके अलावा उपभोग फलन क्या है? एपीसी, एमपीसी, एपीएस तथा एमपीएस की व्याख्या करना है। तो उपभोग फलन किसको कहता है समझिए। तो उपभोग फलन का आशय उस संबंध से है जो कुल उपभोग एवं आय के बीच संबंध को दर्शाता है, उसको क्या कहते हैं? उपभोग फलन। उसी तरह अगला देखेंगे कि एपीसी को बोलते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, किसी निश्चित आय का उपभोग व्यय एवं आय के अनुपात और औसत
उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यानी कि जो आय और उपभोग व्यय के बीच संबंध दर्शाता है अनुपात को, उसको हम लोग क्या कहेंगे, औसत उपभोग प्रवृत्ति। दूसरा आता है इसी का सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी MPC। तो आय में 1 रुपये की वृद्धि होने पर उपभोग में जो वृद्धि होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, तो समझ लिए सीमांत जहाँ जहाँ आएगा वहाँ एक वस्तु के अतिरिक्त में जो भी परिवर्तन होगा उसके बदले आप जिसमें परिवर्तन देखने को मिलता है उसी को बोलते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। बचत वाला में बचत में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है, उपभोग वाला में उपभोग में परिवर्तन हो जाएगा, सीमांत है तो समझ लीजिएगा। औसत वाला में अनुपात निकालते हैं, ये सब बात कॉमन है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए ग्राफ के द्वारा भी दर्शाया गया है इसको। निरपेक्ष आय, सापेक्ष आय और अस्थायी आय तथा जीवन चक्र परिकल्पना का तुलना करना है। तो उपभोग फलन को समझने के लिए अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। इनमें से निरपेक्ष आय का परिकल्पना किया, सापेक्ष आय का किया और अस्थायी आय का भी परिकल्पना किया तथा जीवन चक्र परिकल्पना में यह परिकल्पनाएं उपभोक्ता के व्यवहार और दृष्टिकोण को समझने से का प्रयास करती है। यानी कि जो निरपेक्ष आय है, सापेक्ष आय है और अस्थायी आय है और जीवन चक्र का परिकल्पना को समझने में क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, तो इसका जो प्रस्तावक है वो अलग अलग है। ठीक, इसका मुख्य विचार जो है वो भी अलग अलग है। उपभोग का निर्धारण किससे होता है ये भी इसमें लिखा गया है। बचत में संबंध में क्या मान्यता है इसको भी लिखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि निवेश फलन क्या है। ठीक है, तो निवेश फलन जो है, निवेश फलन का आशय निवेश और आय के बीच संबंध को बताने से है कि आप कितना निवेश कर रहे हैं और उससे कितना आय का प्राप्ति हो रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं निवेश फलन कहा जाता है। निवेश फलन का प्रकार भी देखा गया है जिसको बोलते हैं स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश, दोनों में अंतर भी लिखा गया है। आगे देखते हैं, पूंजी की सीमांत दक्षता की व्याख्या करना है तथा इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। आप इस सभी को देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टोटल कितने क्वेश्चन हैं इसमें, 15 क्वेश्चन हैं और ये 15 ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में सारा क्वेश्चन को मैच कराएगा। ठीक है, चाहे वो छोटा क्वेश्चन आए चाहे बड़ा क्वेश्चन आए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।